हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वापस से। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में आपने मेरा लेक्चर देखा, हमारा एसआरएस चल रहा था और एसआरएस से रिलेटेड ऑलरेडी हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जहां पे आपने देखा होगा कि व्हाट इज एसआरएस, इसकी ज़रूरत क्यों होती है। यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें एसआरएस से रिलेटेड पढ़ ली है। आज का हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ एसआरएस। एसआरएस मीन्स सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। कि ये जो एसआरएस है, मैं दोस्तों आपको वापस से इसका मोटो बता दूं कि एसआरएस होता है क्या है। एसआरएस एक प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन है जहां पर सिस्टम और यूज़र की रिक्वायरमेंट्स बहुत ही स्पेसिफाइड होती हैं। हर एक चीज़ को यहाँ पे क्लियरली मेंशंस किया जाता है, जो कि एक कस्टमर और प्रोग्रामर के बीच में एग्रीमेंट की तरह भी काम करता है। बाकी अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे पिछले 2 वीडियो देखिए, जो कि एसआरएस से ही रिलेटेड हैं, जहाँ पे आपको एसआरएस के बारे में जानने को मिलेगा कि क्या है ये, हमें इसकी आवश्यकता क्यों होती है, क्यों हम एसआरएस बनाते हैं, फ्यूचर यूज इसका क्या है। और आज हमारा इसी टॉपिक पर ही हम डिस्कस करेंगे कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हम सबसे पहले फीचर्स की हम बात करें तो सबसे पहला हमारा फीचर्स आता है करेक्टनेस। करेक्ट यानी क्या होता है, सही। तो ये सारे किसके फीचर्स हैं, हमारे एसआरएस के। एसआरएस हमारा कैसा होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो सही बता रहा है कि सही होना चाहिए, क्या चीज़ सही होनी चाहिए इसमें, तो देखिए यहाँ पर एसआरएस इज सेड टू बी करेक्ट। एसआरएस को हम क्या कह सकते हैं कि वो सही है। कब सही है, if it covers all the requirements that are actually expected from the system। कि आपने सिस्टम से जो जो भी चीज़ें एक्सेप्ट की थी कि हाँ, मैं कस्टमर यूजर ने जो जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स बताया था और उसके बाद उसने ये उम्मीद की थी कि हाँ सॉफ्टवेयर इस तरीके से काम करेगा, और उसी के लिए उसने जो जो भी रिक्वायरमेंट्स बताई है वो सभी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे क्या होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कब होता है ये बिल्कुल करेक्ट, इफ़ इट कवर ऑल द रिक्वायरमेंट्स। जब यह पूरे रिक्वायरमेंट्स को क्या करता है, कवर करता है। यहाँ क्या होगा कि अगर प्रोग्रामर ने यहाँ पर यूज़र की किसी भी रिक्वायरमेंट को स्किप कर दिया या सही नहीं लिखा या उसे छोड़ दिया है तो जब वो इसको इम्प्लीमेंट करेगा सिस्टम पर तो उसे वो कमी दिखाई देगी और उसे पूरी मेहनत वापस से करनी पड़ेगी। और एसआरएस हमें यही एक फैसिलिटी देता है बहुत अच्छी, कि यहाँ पे एक एग्रीमेंट है कि जो भी सॉफ्टवेयर होगा वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर है। एक डॉक्यूमेंटेशन है कि हाँ हमें बस ऐसा ऐसा बनाना है, ऐसा ऐसा फीचर्स इस सॉफ्टवेयर में बनाना है। तो हम डॉक्यूमेंट के बेस पर जब हमारा एसआरएस क्लियर हो जाता है एक बार, तो इसी एसआरएस के बेस पर हम प्रोग्रामिंग या हम बोल सकते हैं कोडिंग करते हैं सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। तो ये हमारा जो एसआरएस है वो कब से ही होगा, जब वो कस्टमर के सभी रिक्वायरमेंट्स को कवर करेगा, किसी भी रिक्वायरमेंट्स को छोड़ेगा नहीं। नेक्स्ट हमारा कंप्लीट। हमारा एसआरएस कैसा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट का मतलब पूरा होना चाहिए, और पूरे का मीन देखिए क्या है यहाँ पे, इन एसआरएस इज कंप्लीट इफ़ एवरीथिंग द सॉफ्टवेयर इज सपोज टू डू एंड द रिस्पॉन्स ऑफ the to all classes of input data are specified in the SRS। यानी कि SRS कंप्लीट भी होना चाहिए। किस तरीके से, कि आप जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं वो किसी भी तरीके के इनपुट को किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा और उसका आउटपुट क्या देगा, ये सारी चीज़ें भी स्पेसिफाइड होनी चाहिए आपके एसआरएस के अंदर। डैट्स मीन कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिक्वायरमेंट्स करेक्ट हैं, ठीक है, वो आपने बिल्कुल करेक्ट लिखे हैं, लेकिन वो कंप्लीट भी होने चाहिए। कंप्लीट का मीन है कि वो रिक्वायरमेंट्स किस तरीके के इनपुट्स लेंगे और किस तरीके के वो आउटपुट्स देंगे। यहाँ पे देखिए यही अंतर है करेक्टनेस और कंप्लीट में, कि करेक्टनेस तो क्या कहता है यहाँ पर, कि यूजर की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सभी की सभी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, मेंशन होनी चाहिए। कोई भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे छूटनी नहीं चाहिए। जबकि कंप्लीट क्या कहता है यहाँ पर, कि आप जो भी सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं
उसमें ये चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए। एसआरएस में आप ये चीज़ कंप्लीट करोगे, लिखोगे इस चीज़ को कि आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हो वो किस किस तरीके के किस किस प्रकार के या किन किन क्लासेस के डेटा को इनपुट लेगा और उनको किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा एंड फाइनली उसका आउटपुट क्या देगा। अगर ये ऐसा करता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा एसआरएस क्या है, बिल्कुल कंप्लीट है। ये इसके फीचर्स भी हैं, आप इनको दोस्तों आप इनको ध्यान से देखते भी जाइएगा कि करेक्ट अगर हम एसआरएस बनाते हैं डेट्स मीन उसमें क्या चीज़ हो जाती है, करेक्टनेस होता है उसमें, कंप्लीट होता है उसमें कि उसमें कोई सभी रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड होती हैं, हर चीज़ उसके अंदर क्या होती है अच्छी तरीके से स्पेसिफाई की जाती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा अनएम्बिगुअस। इन SRS is unambiguous if and only if every requirement stated has one and only one interpretation। हमारा unambiguous का मीन यहाँ पे क्या होता है, स्पष्ट, यानी कि बिल्कुल जो यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो बिल्कुल क्या होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। इन SRS इज अनएम्बिगुअस। SRS क्या होगा, अनएम्बिगुअस होगा कब, यदि एवरी रिक्वायरमेंट स्टेटेड हैज वन एंड ओनली वन इंटरप्रिटेशन, यानी कि आपने जो प्रोग्रामिंग करते समय या हम बोल सकते हैं कि हर एक रिक्वायरमेंट्स का केवल एक ही इंटरप्रिटेशन, एक स्पष्ट अर्थ होना चाहिए। यहाँ पे एक डबल मीनिंग वाले अर्थ यहाँ पे नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हमारा जो प्रोग्राम होगा वो कैसा होगा, एम्बिगुअस होगा। और हम अगर हमारे प्रोग्राम को या हमारे सॉफ्टवेयर को अनएम्बिगुअस बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि एवरी रिक्वायरमेंट स्टेटेड, यानी कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, हैज वन एंड ओनली वन इंटरप्रिटेशन, उनका एक निश्चित स्टेटेड हैज वन एंड ओनली वन इंटरप्रिटेशन, उनका एक निश्चित अर्थ होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कैसा होगा, अनएम्बिगुअस होगा। नेक्स्ट हमारा आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी को अगर हम हिंदी ट्रांसलेट करके देखें तो इसका मीन होता है तालमेल। तालमेल का मीन यहाँ पर ये है कि जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था फ्रेंड्स इसके बारे में कि हम क्या करते हैं, जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उस सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर हमारा कितना भी बड़ा हो, ऐसा नहीं है कि हमने उसको एक सिरे से शुरू किया और सीधा सीधा हम उसको बनाते गए और वो कंप्लीट हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं, इस तरीके से नहीं किया जाता है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अलग अलग फंक्शंस को डिवाइड कर दिया जाता है जिसको हम मॉड्यूल्स कहते हैं, और इन मॉड्यूल्स को अलग से प्रोग्रामिंग किया जाता है, इनकी कोडिंग की जाती है, इनकी अलग अलग फीचर्स को या हम बोले इन मॉड्यूल्स को चेक कर लिया जाता है सेपरेटली, ये सही है ना। बाद में इन सभी को मर्ज कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, जिससे हमारा सॉफ्टवेयर बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर ये इसी के लिए कह रहा है कि जो SRS है वो कंसिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि उसमें ऐसा होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आपने मॉड्यूल्स को मिला तो दिया है, यानी कि उन सभी मॉड्यूल्स को मिला करके एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर तो बना दिया, लेकिन उसमें अनकंसिस्टेंसी क्रिएट हो रही है, यानी कि तालमेल नहीं बैठ पा रहा। आप करना कुछ और चाह रहे हैं लेकिन वैसा नहीं हो पा रहा है। डेट्स मीन कि आपने जो मॉड्यूल्स मिलाए हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, कहीं ना कहीं वहाँ पर कमियाँ रह गई हैं। तो आप यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आप उनके कितने भी मॉड्यूल बनाइए, लेकिन जब आप उसको मिलाते हैं एक साथ में तो वो सभी मॉड्यूल्स को सपोर्ट करना चाहिए, सभी मॉड्यूल्स के साथ मिलकर के काम करना चाहिए। तो यहाँ पे ये लाइनें भी यही हैं। देखिए फ्रेंड्स, रिक्वायरमेंट्स इन SRS आर सेट टू बी कंसिस्टेंस। जो रिक्वायरमेंट्स है SRS में वो क्या है, कंसिस्टेंस है। इफ़, यदि देयर आर नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एनी सेट ऑफ रिक्वायरमेंट, यदि किसी भी सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स के बीच में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, कोई भी रुकावट नहीं है, तो हमारा सॉफ्टवेयर कैसा है, कंसिस्टेंस है। और अगर रुकावट है, अगर कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं,
तो डैट्स मीन हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो अनकंसिस्टेंस है, तब हम उसको कंसिस्टेंस नहीं बोल सकते। तो ये हमारे फीचर्स हैं फ्रेंड्स, कि अगर आप एक प्रोग्रामर हैं और आप किसी सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा कि आपका सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंस होना चाहिए। चाहे आप कितना भी बड़ा बनाइए, होता भी ऐसा ही है कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उनको अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन जब आप उसको मिला रहे होते हैं एक साथ और उसको मर्ज कर रहे होते हैं तो यहाँ पे ये बहुत ही केयरफुली प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पे किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होना चाहिए। अगर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा तो प्रोग्रामर वापस से उस पर मेहनत करेगा, जिससे कि उसका टाइम ख़राब ही होगा। नेक्स्ट देखिए, मॉडिफिएबिलिटी। मॉडिफिएबिलिटी का मतलब क्या है होता है फ्रेंड्स, कि जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं हमें पता है कि जो भी हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ऐसा नहीं है यहाँ पे जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें कि जैसे कि कोई आपने मशीन बनाई, मशीन में क्या होता है, अगर आपने एक बार डिज़ाइन कर लिया मशीन को और आपने उस मशीन को बना दिया तो इन फ्यूचर आप उसमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स है चेंजेस की तो आपको उस पूरे मशीन को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा और वापस से ही बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हम केवल कोडिंग कर रहे हैं, तो हमारी कोडिंग जो हम कर रहे हैं और इस कोडिंग को काम में लेके जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ये कैसा होना चाहिए, मॉडिफिएबल होना चाहिए। कि इन फ्यूचर अगर कोई रिक्वायरमेंट्स आती है या इन फ्यूचर अगर हमें इसमें किसी भी तरीके के मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत होती है तो वो हम इसमें कर सके, या हमारा सॉफ्टवेयर इस लायक हो, उसकी कोडिंग इस तरीके से हमने की हो कि इन फ्यूचर हम किसी भी कंडीशन पर मॉडिफिकेशन सॉफ्टवेयर में कर सकें। SRS शुड बी मेड एज मॉडिफिएबल। SRS शुड बी मेड एज मॉडिफिएबल। डैट्स मीन कि SRS कैसा होना चाहिए, मॉडिफिएबल होना चाहिए। एज लाइकली इस तरह, हैंड शुड बी केपेबल ऑफ क्विकली ऑब्टेन चेंजेस टू द सिस्टम टू सम एक्सटेंड। डैट्स मीन कि यहाँ पर सिस्टम की कुछ हद तक अगर किसी भी तरीके की यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स आ रही है चेंजेस होने की, तो यहाँ पे सिस्टम टू सम एक्सटेंट, डैट्स मीन कि सिस्टम के कुछ हद तक ये क्या कर सके, जो भी चेंजेस है उसको क्विकली यानी तुरंत ऑब्टेन कर सके और इस लायक हो कि वो उस चेंजेस को क्या कर सके, उस चेंजेस को करने के लिए कैपेबल हो। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कैसा होना चाहिए, मॉडिफिएबल होना चाहिए, ताकि हम इन फ्यूचर उसको मॉडिफाई कर सके ज़रूरत पड़ने पर। साथ ही साथ मॉडिफिकेशन शुड बी परफेक्टली इंडेक्स्ड एंड क्रॉस रेफरेंस। जो मॉडिफिकेशंस जो होता है यहाँ पर एक प्रोग्रामर के लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर वो जो भी मॉडिफिकेशन कर रहा है उसे क्या करना चाहिए, उसको बिल्कुल प्रोफेशनली तरीके से परफेक्टली इंडेक्स करना चाहिए और क्रॉस रेफरेंस भी करना चाहिए। इंडेक्स का मीन, जैसे कि हम बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो हम क्या करते हैं कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं या जब भी हम कोई अलग अलग बहुत सारे टॉपिक्स पे नोट्स बना रहे होते हैं तो हम उसका फ्रंट पेज पर इंडेक्स बना देते हैं कि ये वाला टॉपिक इस पेज से इस पेज पर है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो भी मॉडिफिकेशंस है वो परफेक्टली होना चाहिए, इंडेक्स होना चाहिए और साथ ही साथ क्रॉस रेफरेंस होना चाहिए। क्रॉस रेफरेंस का मीन यहाँ पर है कि एक दूसरे से ये रिलेटेड होने चाहिए कि आप जहाँ पर जिस चेंजेस को जिस इंडेक्स में आप जिस चीज़ को देखना चाहो आप क्विकली उसको देख सको। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर अच्छा फीचर रखता है। डेट्स मीन हमारे सॉफ्टवेयर अच्छा होगा अगर उसके अंदर मॉडिफिएबिलिटी फैसिलिटी होगी। अगर हम उसको इन फ्यूचर सुधार कर सकते हैं उसके अंदर किसी भी प्रकार के चेंजेस को, डेट्स मीन आवर सॉफ्टवेयर इज़ मॉडिफिएबल। नेक्स्ट इज वेरीफिएबिलिटी। वेरीफिएबिलिटी का मीन क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर कि यहाँ पर जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बना लेते हैं
तो उसको फाइनल करने से पहले हम उसको वेरीफाई करते हैं हमारे एंड पर, डेट्स मीन प्रोग्रामर के एंड पर। प्रोग्रामर अपने एंड पर हर टेक्निकल व्यू से उस सॉफ्टवेयर को चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, और जैसा कि रिक्वायरमेंट्स था एसआरएस में, जो भी रिक्वायरमेंट्स कस्टमर की मेंशन थी, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा सॉफ्टवेयर हर रिक्वायरमेंट्स को सही आउटपुट दे रहा है, डेट्स मीन हमने क्या कर लिया, हमारे सॉफ्टवेयर को वेरीफाई कर लिया है कि वो बिल्कुल सही है और वो रेडी है किसी भी सिस्टम पर इम्प्लीमेंट होने के लिए। तो एसआरएस इज़ करेक्ट। एसआरएस क्या सही है? यह सही होगा व्हेन, कब होगा? जब the specified requirements can be verified with a cost effective system to check। हमारा जो एसआरएस है वो बिल्कुल सही होगा जब क्या कर लिया जाएगा, उसके अंदर की सभी रिक्वायरमेंट्स को वेरीफाई कर लिया जाएगा, वेदर, जबकि द फाइनल सॉफ्टवेयर मीट्स दोज रिक्वायरमेंट, जब जो रिक्वायरमेंट्स हैं जब फाइनली वो उस सॉफ्टवेयर में होते हैं, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं इजी लैंग्वेज में कि जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं जब फाइनली वो मीट करते हैं एक प्रॉपर पूरे सॉफ्टवेयर के साथ में, तो यही चेक किया जाता है कि कस्टमर की सभी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर सही काम कर रही है ना। जब ये चीज़ वेरीफाई हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम वेरीफेबल है, कि हम ये चेक करने योग्य है और ऐसा होना भी चाहिए। नेक्स्ट इज रैंकिंग फॉर इम्पोर्टेंस यानी जो ज़रूरी है उसको क्या करो, रैंक करो। रैंक फॉर इम्पोर्टेंस यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, रैंकिंग करेंगे इम्पोर्टेंस चीज़ों के लिए, एंड स्टेबिलिटी यानी कि और हम उसको क्या कर देंगे, स्टेबल कर देंगे, स्थिर कर देंगे। देखिए यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे कि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, या हम बोल सकते हैं बहुत ही अच्छा फीचर है ये एसआरएस का। हमारे एसआरएस में क्या होना चाहिए कि जो भी इम्पोर्टेंसी है टास्क की, उसकी रैंकिंग होनी चाहिए। जैसे कि हम एक एग्जांपल लें कि एक कोई भी स्कूल वाले हैं जो अपना स्कूल चलाते हैं, उन्होंने आपसे अपने स्कूल के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कहा। उन्होंने सारी रिक्वायरमेंट्स आपको बता दी, उनको जो भी चाहिए था, जो भी उनको फंक्शंस या फैसिलिटी चाहिए थी सॉफ्टवेयर में, उन्होंने सभी चीज़ें आपको बता दी। अब उन्होंने आपको बहुत कम टाइम दिया, उन्होंने आपको बोला कि मुझे तो विदिन 1 वीक के अंदर या 4-5 दिन के अंदर मुझे मिल जाना चाहिए ये सॉफ्टवेयर। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पे प्रोग्रामर क्या कर रहा है कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहा है जिससे कि वो इनकम भी कर रहा है, तो वो उसको मना नहीं करेगा अगर वो इस कंसेप्ट को अच्छे से फॉलो करता है या अगर उसको अच्छी नॉलेज है। तो वो क्या करेगा कि ऑल ओवर रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करने के बाद या एसआरएस में डॉक्यूमेंटेशन कर लेने के बाद वो इम्पोर्टेंसी टास्क को या जो भी रिक्वायरमेंट्स इम्पोर्टेंस हैं उनको रैंक कर देगा। जैसे कि स्कूल में स्कूल वालों के लिए पहले क्या चाहिए, कोई भी काम तभी हो पॉसिबल है जब आप डेटा की एंट्री करोगे। अगर स्कूल में स्टूडेंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो डेटा की एंट्री करने में टाइम वैसे ही लग जाएगा, 1 वीक तो वैसे ही लग जाएगा, मे भी इससे ज़्यादा टाइम लग जाए। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हो गई एक प्रोग्रामर के लिए कि ठीक है वो सॉफ्टवेयर बनाएगा, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या रखेगा कि उसे एक ऐसा मॉड्यूल तैयार करना है या ऐसा फंक्शन तैयार करना है सॉफ्टवेयर में जिससे सबसे पहले क्या हो सके, वो डेटा की एंट्री कर सके और उसका डेटा एक पर्टिकुलर प्लेस पे क्या हो सके, सेव हो सके। अब देखिए यहाँ पे जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है वो तो बहुत सारी है, लेकिन कस्टमर ने अपनी रिक्वायरमेंट्स बताने के बाद टाइम बहुत कम दिया है। उसने बहुत कम टाइम दे करके अपने सॉफ्टवेयर को मांगने की या लेने की डिमांड की है। तो यहाँ पे प्रोग्रामर क्या करेगा, रैंक करेगा कि कौन सा टास्क यहाँ पर इम्पोर्टेंट है
और जो इम्पोर्टेंट टास्क होगा उसको सबसे पहले वो डिज़ाइन करेगा। अब जैसे यहाँ पर प्रोग्रामर ने डेटा की एंट्री के लिए सबसे पहले उसने फंक्शंस क्रिएट कर दिए कि आप सबसे पहले स्टूडेंट्स के जो रिकॉर्ड्स हैं उनकी तो एंट्री करो यहाँ पे, उसके बाद ही उन्हीं पे तो काम हो पाएगा आगे। जब तक एंट्री नहीं होगी तब तक तो आगे, जब तक रिकॉर्ड्स नहीं होंगे स्टूडेंट्स के तब तक आप फीस जनरेट नहीं कर सकते, एब्सेंट प्रेजेंट क्रिएट नहीं कर सकते, मार्क्स उनके नहीं जनरेट कर सकते, उनको आप आईडी इशू या प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पहला काम हो गया कि उन सभी स्टूडेंट्स की एंट्री की जाए। तो प्रोग्रामर यहाँ पर क्या करेगा कि सबसे पहले यही क्रिएट करेगा कि उनकी रिकॉर्ड सभी की एंट्री हो सके। अब ये करके दे देगा। अब जब तक स्कूल वाले एक ऑपरेटर से इसको करवाते रहेंगे, मे बी ये बहुत टाइम लग जाए या 7-8 दिन लग जाए या मे भी इससे ज़्यादा समय लग जाए, तब तक वो क्या करेंगे, जो सेकेंड प्रायोरिटी पे होगा उसको वो डिज़ाइन करेंगे और उसको वो इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टास्क है उसको रैंकिंग दी जाती है कि कौन से काम को पहले हमें करना है, किस काम को बाद में करना है, किसको इसके बाद में करना है। यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है। तो देखिए यहाँ पे ये लाइनें भी यही हैं जिसको मैंने अभी हिंदी में एक्सप्लेन किया है, वो यहाँ इंग्लिश में ही है कि द SRS इज़ रैंक फॉर इम्पोर्टेंस एंड स्टेबिलिटी। SRS को क्या किया जाता है, जो इम्पोर्टेंस है उसको उसके लिए रैंक किया जाता है और उसको स्टेबल कर दिया जाता है। इफ़ ईच रिक्वायरमेंट्स इन इट हैज़ एन आइडेंटिफायर, यदि ईच रिक्वायरमेंट्स इन इट, यदि हर रिक्वायरमेंट्स, प्रत्येक रिक्वायरमेंट्स इन इट, इसके अंदर की, हैज़ एन आइडेंटिफायर, वो क्या उसके क्या रखती हैं, आइडेंटिफायर रखती हैं टू इंडिकेट आइदर द सिग्निफिकेंस और स्टेबिलिटी ऑफ डेट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स। यानी कि यहाँ पे एक आइडेंटिफायर जो इंडिकेट करेगा, क्या इंडिकेट करेगा कि एक अर्थ या हम बोल सकते हैं महत्व, और उनको एक स्टेबल कर देगा पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये प्रोग्रामर के लिए है, ये प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से है यहाँ पर ये फीचर कि जब भी प्रोग्रामर के पास में इस तरीके की सिचुएशंस आती हैं कि टाइम कम है और कम टाइम में उसको सॉफ्टवेयर बना के देना है, तो वो SRS के इस फीचर को काम में लेता है। वो क्या कर लेता है कि रैंक कर लेता है इम्पोर्टेंट टास्क को कि पहले कौन सा करना है, फिर कौन सा करना है, फिर कौन सा करना है, और इस तरीके से वो क्या करता है, सॉफ्टवेयर को बनाता है। नेक्स्ट फीचर इज ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो SRS इज ट्रेसेबल, SRS ट्रेसेबल है, और ये कब ट्रेसेबल होगा, इफ़ द ओरिजिन ऑफ ईच ऑफ द रिक्वायरमेंट्स इज क्लियर। यानी कि यदि रिक्वायरमेंट्स के सभी कारण अगर क्लियर हैं तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर वो ट्रेसेबल है। यहाँ पे देखिए जो रिक्वायरमेंट्स आते हैं, रिक्वायरमेंट्स के जो ओरिजिन्स हैं अगर वो क्लियर्स हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर ट्रेसेबल भी है। एंड इफ़ इट फैसिलिटेट द रेफरेंसिंग ऑफ ईच कंडीशन, और यदि यह क्या करता है कि सभी कंडीशन में ये क्या कर देता है कि सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेशन को बिल्कुल एकदम सुगम बना देता है। या हम बोल सकते हैं कि किसी भी कंडीशन में या सभी कंडीशन में वो एक संबंध बना देता है ताकि सॉफ्टवेयर को ईजिली फैसिलिटेट किया जा सके, सुगमता से उसको काम में लिया जा सके, जिससे कि क्या होता है इन फ्यूचर हम इसको और भी डेवलप कर सकते हैं। एंड एनहेंसमेंट डॉक्यूमेंट्स, और हमारे डॉक्यूमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर और भी अच्छे से इसको विस्तार में मेंटेन कर सकते हैं। अगर हम इसको और इजी वे में डिफाइन करें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स है,
अगर हम समरी की बात करें तो ट्रेसेबल का मीन क्या है कि सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, जिससे कि क्या होता है इन फ्यूचर हम हमारे जो एसआरएस डॉक्यूमेंटेशन है हम उसको एनहेंस भी कर सकते हैं और इन फ्यूचर हम उसको और भी अच्छा डेवलप कर सकते हैं। तो ये ट्रेसेबल एक फीचर है एसआरएस का, जिससे कि क्या होता है कि हम यहाँ पर सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे क्या होता है बिल्कुल स्पेसिफाई होता है। नेक्स्ट इज टेस्टेबिलिटी। एन SRS should be written in such a method that it is simple to generate test cases and test plans from the report। टेस्टेबिलिटी में क्या होता है, देखिए कि SRS कैसा होना चाहिए, शुड बी रिटन इन सच ए मेथड, यानी कि एक इस मेथड में लिखा जाना चाहिए डेट इज़ सिंपल टू जनरेट, जिससे कि क्या किया जा सके, सिंपली वे में, बहुत ही इजी वे में यहाँ पर टेस्ट प्लान्स को और टेस्ट केस को क्या किया जा सके, जनरेट किया जा सके। तो अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर, बोल सकते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर टेस्टेबिलिटी फीचर्स भी अवेलेबल है। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडेबल बाय द कस्टमर। सॉफ्टवेयर हमारा कैसा होना चाहिए, कस्टमर के द्वारा समझने योग्य होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, an end user may be an expert in his her explicit domain but might not be trained in computer science। आपको किसी एक बिजनेसमैन पर्सन ने ऑफ़र किया सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, किसने किया, बिजनेसमैन पर्सन ने, तो वो किसके अंदर परफेक्शन है उसका, बिजनेस के अंदर। वो आईटी फील्ड की, या हम बात करें कि सॉफ्टवेयर डेवलप की नॉलेज से बहुत परे है, वो नहीं जानता है कि कैसा होता है। तो यहाँ पे कोई अगर यूजर है तो वो अपने फील्ड में क्या हो सकता है, एक्सपर्ट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो आईटी के अंदर भी एक्सपर्ट हो। इसीलिए द पर्पज ऑफ फॉर्मल नोटेशन एंड सिंबल शुड बी अवॉइडेड टू एज मच एक्सटेंड एज पॉसिबल। इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर कि जो फॉर्मल नोटेशंस है, सिंबल्स हैं, हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। एंड द लैंग्वेज शुड बी कीप्ड सिंपल एंड क्लियर। और जो लैंग्वेज प्रोग्रामर की तरफ से होनी चाहिए वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्पष्ट होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स की अंडरस्टैंडेबल बाय द कस्टमर, अगर किसी बिजनेसमैन ने आपको ऑफ़र किया कि आप मेरे लिए सॉफ्टवेयर बना दीजिए, आपने उससे बातचीत के बाद में एक प्रॉपर जो जैसा जैसा हमने पढ़ा वैसा वैसा आपने पूरा एसआरएस प्रिपेयर यहाँ पर कर लिया है। आपने ये भी प्रिपेयर कर लिया है कि किस तरीके से मुझे यहाँ पे इसको बनाना है। बहुत सारी चीज़ें जो हम एसआरएस में भी पढ़ते आ रहे हैं पिछले 2 वीडियो से, उन सभी चीज़ों को आपने प्रॉपर वे में फॉलो किया। लेकिन यहाँ पे अगर कस्टमर आईटी से रिलेटेड नहीं है, अगर आईटी के अलावा वो किसी और फील्ड से है, तो वो उसी फील्ड में एक्सपर्ट होगा जिस फील्ड में वो है, या ज़रूरी नहीं है कि वो आईटी के बारे में कुछ जानकारी रखता हो। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि एसआरएस में, इस एसआरएस में यहाँ पर केवल वही चीज़ें कस्टमर को बताई जाती है जो उसके समझने योग्य होती हैं। अब आप उसे अगर ये बताओगे कि आप इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे, किस तरीके से कोडिंग करोगे, मॉड्यूलिंग इसकी किस तरीके से करोगे, इसका मिग्रेशन किस तरीके से करोगे, आप अगर उसको टेक्निकल चीज़ें बताओगे तो वो केवल आपको देखता ही रहेगा, सुनता ही रहेगा, समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ पर आपका जो सॉफ्टवेयर है, या सॉरी, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एसआरएस की। यहाँ पर जो हमारा एसआरएस है वो एसआरएस कैसा होना चाहिए जिसको कस्टमर बहुत ही ईजिली समझ सके। इसीलिए हम केवल उसको वही चीज़ बताते हैं जो कि उसे जानना चाहिए। हम उसे टेक्निकली चीज़ें नहीं बताते हैं कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, हम इसको कोडिंग किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से टेस्टिंग करेंगे, वो चीज़ें हम नहीं बताते हैं, क्योंकि वो उसके लायक है भी नहीं, उसके लायक नहीं है, मतलब क्योंकि वो अगर हमने उसे बता भी दिया तो भी वो समझेगा भी नहीं है। इसलिए हम केवल कस्टमर से वही चीज़ बताएंगे जिसे वो समझ सके। नेक्स्ट इज द राइट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। द राइट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, देखिए यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स कि इफ़ द एसआरएस इज
SRS इज़ रिटर्न फॉर द रिक्वायरमेंट्स स्टेज, यदि आप SRS को रिक्वायरमेंट्स स्टेज पर लिख रहे हैं, द डिटेल्स शुड बी एक्सप्लेन एक्सप्लिसिटी, तो यहाँ पे जो भी डिटेल्स है वो किस तरह से होनी चाहिए, स्पष्टता, यानी कि डिटेल में होनी चाहिए और बिल्कुल क्लियर स्पष्ट होनी चाहिए। राइट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, यहाँ पे बिल्कुल हम एब्स्ट्रैक्शन का बिल्कुल राइट लेवल काम में लेंगे। दैट्स मीन हम SRS जो हम उसमें मेंटेन करेंगे वो हमारा राइट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होगा, यानी कि उसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो डिटेल्स में होंगी और बिल्कुल क्लियर होंगी, बिल्कुल एक्सप्लेन होगी वो, जिससे कि क्या होगा, हम उसकी फिजिबिलिटी स्टडी, फ्यूअर एनालिसिस, ये हम इसमें हम काम में ले सकें। Hence the level of abstraction modifies according to the objective of the SRS, जिससे कि हम बाद में क्या कर सकते हैं, इस abstractions को modify भी कर सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ द SRS के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हम बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब आपने उसमें एब्स्ट्रैक्शंस के एक राइट लेवल को काम में लिया है। नेक्स्ट इज डिज़ाइन इंडिपेंडेंस। डिज़ाइन इंडिपेंडेंस यानी कि इस SRS के अंदर डिज़ाइन इंडिपेंडेंस होती है, डिज़ाइन की स्वतंत्रता होती है, और या हम बोल सकते हैं कोई डिज़ाइन नहीं होता। SRS जब आप मेंटेन करते हैं एज ए प्रोग्रामर, तो आप सभी चीज़ों को डिटेल में मेंशन करते हैं, लेकिन आप ये मेंशन नहीं करते हैं कि आप अब जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं वो उसका डिज़ाइन क्या होगा। There should be an option to select from multiple design alternative for the final system. More especially, the SRS should not any implementation detail. There should be an option. यहाँ पर एक प्रोग्रामर के पास में विकल्प होते हैं to select from multiple design alternative for the final system, कि वो जो सॉफ्टवेयर बनाएगा, फाइनली जो सॉफ्टवेयर बनेगा, उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए एक प्रोग्रामर के पास में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि उस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए वो मल्टीपल डिज़ाइंस को काम में ले सकता है। बट द SRS शुड नॉट एनी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, लेकिन SRS शुड नॉट एनी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, लेकिन SRS में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए? इम्प्लीमेंटेशन डिटेल की, और होती भी नहीं है कि हम SRS के अंदर आप किस तरीके से सॉफ्टवेयर को बनाएंगे, उसका डिज़ाइन क्या होगा, ये चीज़ SRS के अंदर हम मेंशन नहीं करते हैं। वैसे तो किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए किसी भी प्रोग्रामर के पास में बहुत सारे विकल्प होते हैं, बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं कि वो मल्टीपल डिज़ाइंस को काम में लेते हुए, मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ डिज़ाइंस के काम में लेते हुए वो किसी भी सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर सकता है। लेकिन वो इस डिज़ाइन को SRS में मेंशन नहीं करता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये डिज़ाइन इंडिपेंडेंस होता है। जब प्रोग्रामर को सॉफ्टवेयर बनाना होता है, जब वो कोडिंग करता है, एट दैट टाइम उसी समय प्रोग्रामर के द्वारा सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा उसके लिए एक डिज़ाइन तैयार किया जाता है। लेकिन SRS के अंदर किसी भी तरीके का डिज़ाइन तैयार नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ फीचर्स थे SRS के। अगर आप एक प्रोग्रामर हैं या इन फ्यूचर डू यू वांट टू बिकम ए प्रोग्रामर, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाते समय। अगर आप ये फीचर्स को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि SRS अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो SRS के ये सभी फीचर्स हैं, तो अगर ये सभी फीचर्स आप मेंटेन करेंगे तो इन फ्यूचर आप एक बहुत ही अच्छे प्रोग्रामर बनेंगे और एक बहुत ही अच्छे सॉफ्टवेयर को आप बना पाएंगे। जैसे कि हम वापस से एक बार इसका रिव्यू ले लेते हैं। अगर किसी को
समझ में नहीं आया तो हम एक बार ऊपर से इसको रिव्यू कर लेते हैं कि हमारा फीचर्स क्या क्या है एसआरएस का। कि हमारा जो एसआरएस है वो करेक्ट होना चाहिए, यानी कि सारी रिक्वायरमेंट सही होनी चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा, क्या इनपुट आएगा, उस इनपुट पर किस तरीके से वो रिस्पॉन्स करके आउटपुट क्या देगा, ये कंप्लीट होना चाहिए। अनएम्बिग्यूअस, स्पष्ट होना चाहिए बिल्कुल, यानी डबल मीन वाला नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंस होना चाहिए। कंसिस्टेंस का मीन यहाँ पर क्या है कि अगर आपने बहुत सारे मॉड्यूल्स के साथ बनाया है तो कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कंसिस्टेंसी का एक छोटा सा एग्जांपल दे दूँ, होता क्या है, कॉन्फ्लिक्ट कैसे क्रिएट होता है। क्योंकि कहते हैं ना कि गलती इंसान से ही होती है, मशीन तो अपना काम सही ढंग से करता है। जैसे कि मैं जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहा हूँ वहाँ पर एक ही चीज़ 4 जगह लिखी हुई है, या हम इसको बोले कि एक ही रिक्वायरमेंट्स को मैंने 4 जगह मेंशन किया हुआ है मेरे एसआरएस के अंदर। अब मैंने क्या किया, एक जगह तो चेंज कर दिया लेकिन बाकी की 3 जगह मैंने चेंजेज नहीं किया। हो सकता है मेरे दिमाग में नहीं आया हो, या हो सकता है कि ध्यान नहीं रहा हो, या किसी भी कारणवश मैं बाकी 3 जगह वो चेंजेज नहीं कर पाया। सेम रिक्वायरमेंट्स 4 जगह मेंशन थी, एक जगह मैंने चेंजेस किया, बाकी की 3 जगह मैं चेंज नहीं कर पाया। तो जब आप उस सॉफ्टवेयर को वर्क करोगे तो 100% कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पे डबल मीन निकलेगी। एक डबल मीन कैसे, क्योंकि आपने पहले रिक्वायरमेंट्स को तो चेंज किया लेकिन बाकी के 3 को नहीं किया, तो वहाँ पे डबल मीन क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होना चाहिए। मॉडिफिएबिलिटी, एक एसआरएस एक अच्छा तभी होगा हमारा जब वो मॉडिफिएबल हो, कि हम हमारे सॉफ्टवेयर को बाद में इन फ्यूचर या सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उसमें सुधार कर सकें। अगर ऐसा है तो हमारा सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है। वेरीफिएबिलिटी, हम उसको वेरीफाई भी कर सकें अपने एंड पर। रैंकिंग फॉर इम्पोर्टेंस एंड स्टेबिलिटी, इसके बारे में मैंने फ्रेंड्स आपको बताया ही है अभी, कि यहाँ पर क्योंकि प्रोग्रामर क्या करता है कि अपने इनकम के लिए अपनी इनकम का एक बहुत अच्छा सोर्स के लिए वो क्या करता है, एक प्रोग्रामिंग करता है। यहाँ पे अगर ऐसा कोई कस्टमर है जिसके पास कम समय है और रिक्वायरमेंट्स बहुत हाई है, तो यहाँ पे क्या कर लिया जाता है कि उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको प्रायोरिटाइज कर दिया जाता है, प्राथमिकताएं दे दी जाती है, या हम बोले रैंकिंग दे दी जाती हैं। तो और उन्हीं रैंकिंग के बेस पर उनको डिज़ाइन करना शुरू किया जाता है, जिससे कि कस्टमर का भी काम चल रहा होता है और डेवलपर अपना भी काम कर रहा होता है। नेक्स्ट इज ट्रेसेबिलिटी। अगर यहाँ पर हर एक चीज़ रिक्वायरमेंट्स के हर एक कारण का हमें क्लियर यहाँ पे स्पेसिफिकेशन है, तो हम इन फ्यूचर क्या कर सकते हैं, हमारे डॉक्यूमेंटेशन को और भी हम एनहेंस कर सकते हैं। तो ट्रेसेबिलिटी इज़ ए गुड फीचर ऑफ एसआरएस। देन टेस्टेबिलिटी भी कैसी होनी चाहिए कि हम टेस्ट केसेज, टेस्ट प्लान्स, इनको क्या कर सकें, ईजी वे में हम इनको टेस्ट कर सकें। तो इफ़ SRS contain testability then our software will be good. नेक्स्ट इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय द कस्टमर। आपने जो डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये समझने लायक है, काफ़ी अच्छा पॉइंट है यहाँ पर, इसका बहुत अच्छा फीचर है। आपने क्या किया, SRS तो यहाँ पर आपने मेंटेन कर लिया है। आपने यहाँ पर क्या किया, दैट्स मीन आपने जो SRS तैयार किया है, जैसे कि हम जानते हैं कि SRS एक डॉक्यूमेंटेशन की तरह या एक एग्रीमेंट की तरह काम करता है कस्टमर और डेवलपर के बीच में, ताकि कल को कस्टमर ये ना कहे कि आपने ऐसा नहीं किया, और डेवलपर ऐसा ना बोले कि आपने मुझे ऐसा तो बताया ही नहीं। तो किसी भी तरीके का यहाँ पर भी कोई भी इन फ्यूचर इन दोनों के बीच में किसी भी तरीके का आर्ग्यूमेंट ना हो, इसलिए यहाँ पर एक SRS मेंटेन किया जाता है, एक डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन किया जाता है बहुत ही स्पेसिफाई वे में। तो यहाँ पे कस्टमर को जब उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पे
मेंशन कर लिया जाता है तो कस्टमर के जानने योग्य वाली बातों को, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा, आईटी टेक्निक्स को छोड़ करके कस्टमर को जानने योग्य सभी बातों को बता दिया जाता है। तो अगर ऐसा है हमारा तो इट इज़ ए गुड फ्यूचर ऑफ एसआरएस। नेक्स्ट इज़ राइट लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि यहाँ पर प्रोग्रामर को क्या करना चाहिए, एक रिक्वायरमेंट्स का, एक इनके एब्स्ट्रैक्शंस का एक राइट लेवल मेंटेन करना चाहिए। एंड डिज़ाइन इंडिपेंडेंस, यहाँ पर हम जो एसआरएस बनाते हैं इस एसआरएस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हम किसी भी तरीके के डिज़ाइन को क्रिएट नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या किया जाता है, जिस समय सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है उसी समय किसी अच्छे से डिज़ाइन को बना करके उसी के बिहाफ पर कोडिंग करना या सॉफ्टवेयर को बनाना शुरू किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ फीचर्स थे हमारे एसआरएस के सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के। आई होप कि आपको आज का ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। सारा सब कुछ जो भी मैंने अभी यहाँ पे आप लोगों को बताया है ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आगे हम हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।